कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th फिजिक्स का अध्याय 1 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ स्टूडेंट। क्या लेकर आया हूँ? पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को 150 ऑब्जेक्टिव में से, ठीक है स्टूडेंट, कितने ऑब्जेक्टिव? 150 ऑब्जेक्टिव में से 70 ऑब्जेक्टिव्स को समाप्त कर दिया था और बाकी का जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव है वो मैं आज के इस वन शॉट में समाप्त करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर देख लेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पिछला वीडियो अगर मिस भी कर दिए तो कोई बात नहीं, आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, यानी कि पार्ट 2 देख लीजिए, फिर आप लोग जाके पार्ट 1 को क्लियर तरीका से देख लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करा दूं कि पिछले अध्याय में जब मैं पढ़ रहा था तो ये देख सकते हैं आप लोग कि सभी के सभी ऑब्जेक्टिव को मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने क्लियर किया था, कहाँ तक? 70 तक क्लियर किया था। और मैंने आपको कहा भी था कि बाकी के जो प्रश्न बचा है स्टूडेंट वो मैं आप लोगों को पार्ट 2 में करा दूँगा। ठीक है, तो आइए अब हम सब बाकी के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए 71 नंबर का जवाब देने का आप लोग प्रयास कीजिए कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम, अर्थात जब बीम कहाँ पर होता है तो याद रखिएगा स्टूडेंट, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तब ऐसा होता है। ठीक है, कहाँ पर रहता है? फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तब ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 72 का कि लेंस की क्षमता होती है स्टूडेंट, जो लेंस होता है ना वो लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है स्टूडेंट? तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ठीक है, चलिए अब 73 का आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि उत्तल लेंस में जब बिंब, ठीक है, बीम अर्थात जो जिसका प्रतिबिंब बनता है उसे ही हम लोग बीम कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है स्टूडेंट। तब जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का ऑल VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने समाप्त कर दिया है। नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, नहीं तो सर्च कीजिए कि विजय स्टडी पॉइंट बायोलॉजी, मेरा वाला वीडियो आ जाएगा। एक एक करके हर एक वीडियो को जरूर देख लेंगे। ठीक है, या नहीं तो आप लोग चैप्टर का नाम भी बोल सकते हैं। चलिए 74 का है कि दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर सी। 75 का है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है स्टूडेंट? तो उत्तल लेंस का प्रयोग कर क्या किया जा सकता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित मेरे प्यारे बच्चों किया जा सकता है। किसका प्रयोग करके? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। और ये प्रश्न कब पूछा गया है? तो 2019 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग वहां से मेरा नंबर लेके कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट आप अपने परेशानी को भी मेरे साथ रख सकते हैं। चलिए 76 नंबर का जवाब दीजिए कि नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, बीम की दूरी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा स्टूडेंट? 74 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर है कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। जितने भी लेंस होते हैं इसके कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो 2 वक्रता केंद्र होते हैं। क्यों होते हैं? तो याद रखिएगा क्योंकि लेंस की 2 वक्रता सतहें होती है। जो लेंस होता है ना, लेंस की 2 वक्रता, जो है कि वक्र समझते हैं ना, इस तरह से वक्र सतह होता है इसलिए। चलिए अब कौन सा होगा? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चलिए बताइएगा आप लोग कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध है। तो v में संबंध क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के बराबर होता है। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी स्टूडेंट? तो उसका दुगुना कर दीजिए, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर 80 नंबर का कि निम्नलिखित में से
किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस जो है यह क्या कर सकता है? किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कौन? तो उत्तल लेंस का ये काम होता है। समझ में आ गया ना? चलिए, समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए 81 का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। जब वस्तु कहाँ रहती है मेरे प्यारे बच्चों? तो फोकस और लेंस के बीच में रहती है, तब होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है 82 का कि एक गोली दर्पण में, ठीक है, एक गोली दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो आवर्धन है, तो जो मेरे प्यारे बच्चों आवर्धन क्या हो जाएगा इसका? तो -6 हो जाएगा। कैसे होगा? तो आइए बताते हैं। देखिए, आवर्धन अर्थात m बराबर होता है -v/u, और यहाँ सवाल में v का मान कितना दिया गया है? 30 दिया गया है, और u का मान 5 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 6 पंचे 30 होता है ना, 5 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 6 दे दिए, और ये माइनस लगा हुआ है तो ऑलरेडी हम माइनस लगा देंगे, इसीलिए आवर्धन क्या हो जाएगा इसका? -6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि आवर्धन अर्थात m बराबर होता है -v/u। ठीक है स्टूडेंट, हो सकता है कि कभी कभी संख्या बदल जाए, 30 के जगह मान लीजिए आप लोगों को 60 दे दें, 90 दे दें, तो आप लोग क्या करेंगे? 55 दे दें, तो आप लोग को सही करना होगा और सही आंसर तक पहुँचना होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 83 का है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। कितने दूरी पर? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है कि एक बीम रखी गई है। लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा? तो देखिए, f बराबर होता है r/2, और यहाँ पर r का मान कितना है? 30 है, सूत्र से 2 आ जाएगा, तो इससे इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30 होता है, तो 15 सेंटीमीटर राइट आंसर। ठीक है, सूत्र याद रखिएगा, f बराबर r/2 होता है। चलिए अगला बताइए 84 का कि एक उत्तल लेंस, क्या मेरे प्यारे बच्चों? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता होगी मेरे प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता क्या होगी? ठीक है, तो प्लस में 5 डायोप्टर होगा, यानी कि धनात्मक में 5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए अब कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखिए 85 का कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। कितना है? -5 डायोप्टर है। तो इसकी फोकस दूरी होगी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, -20 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? -20। ठीक है, अगला बताइएगा यहाँ पर 84 का, ये 86 का कि लेंस की क्षमता किसकी मेरे प्यारे बच्चों? लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। तो यह होगा, यह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बताइए कि लेंस की क्षमता अगर 4 डायोप्टर है तो यह होगा 4 मीटर फोकस दूर का उत्तल लेंस होगा। ठीक है, या फिर आइए इसका ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी है कि 0.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो है कि अवतल लेंस होगा, या फिर सी है कि 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। प्रश्न को समझ लीजिए फिर से एक बार कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। क्या आपको समझ में आया कैसे इसका जवाब देना है? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु वस्तु से, ठीक है स्टूडेंट, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर, क्या होकर? अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को क्या करेंगे? तो पसंद करेंगे। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। समझ में आए? किसका प्रयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। अगला यहाँ पर है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, अभिदृश्य मेरे प्यारे बच्चों होता है, ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। याद रखेंगे, ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। स्टूडेंट, आप ये वीडियो देखने के बाद पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करके ऑब्जेक्टिव को वहाँ पर बताया है। इससे क्या होगा, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कटने का चांस कम रहेगा, क्योंकि इस अध्याय से मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सका सभी के सभी मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है। तो बताइएगा 90 का कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश तरंग का उदाहरण पूछ रहा है क्या है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश तरंग का उदाहरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है। 91 का आप देखिए यहाँ पर कि दंत अर्थात दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का जो है कि बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करता है और वो देखता है कि हाँ दांत में कहाँ पर पिल्लू है, कहाँ पर कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है। इससे डॉक्टर क्या कर पाता है? तो इलाज अच्छा तरीका से कर पाता है, क्योंकि जब तक डॉक्टर अच्छा तरीका से देख ही नहीं पाएगा तो इलाज कहाँ से होगा। तो दर्पण की सहायता से वो बहुत ही अच्छा से देख पाता है और इलाज भी कर पाता है। अगला नंबर का है कि लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है। 93 का देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का जो है कि प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को, ठीक है, प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। किसे मापने की ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों? तो ए और बी दोनों को, अर्थात दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को भी और दर्पण तथा बिंब के बीच की भी दूरी को, दोनों को मापने की ज़रूरत है। चलिए अगला आप कौन सा होगा? 94 का आप लोग अब जवाब दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सब प्रश्न ना। देखिए ये प्रश्न कब कब पूछा गया है? 2018 में और 2022 में पूछा गया है। चलिए बताइए 94 का कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। व्यास क्या कहलाता है? तो गोली दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? गोली दर्पण का द्वारक। अगला है 95 का कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? कौन है जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है कि 32 सेंटीमीटर है? वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 सेंटीमीटर, तो प्लस 16 सेंटीमीटर का। अगला जवाब दीजिए यहाँ पर कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, क्या है? ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति जो है ना वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। स्टूडेंट, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है, अगर चैप्टर को पढ़ने में, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये समझ में ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके इसका थ्योरी पढ़ लीजिए, अर्थात किताब खोलिए और किताब पहले पढ़िए। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि वास्तविक क्या होता है, आभासी क्या होता है, बिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, फोकस वगैरह, ठीक है, गोलीय दर्पण, ये सब जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप लोग ऑब्जेक्टिव करने में आपको परेशानी होगा। इसीलिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप बुक पढ़ के अगर ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और हर एक चीज़ समझ भी पाएंगे, ठीक है। 97 का देखिए क्या है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रता हो सकता है। स्टूडेंट, कैसा हो सकता है? तो अंदर या बाहर की ओर हो सकता है। कैसा हो सकता है? अंदर की ओर भी हो सकता है और बाहर की ओर। नेक्स्ट है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, अंदर की तरफ क्या हो? वक्रित हो, वक्रित अर्थात इस तरह से हो, अंदर की ओर वक्रित हो कहलाता है, ठीक है। स्टूडेंट, क्या कहलाता है वो बताइए? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर इनमें से सभी। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण कहलाता है। 99 नंबर का प्रश्न देखिए स्टूडेंट कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। बाहर की ओर वक्रित होगा तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। 100 का है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्रुव, ठीक है,
क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। फिर से समझिए कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ठीक है, दर्पण का क्या कहा जाता है, तो दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अब समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। चलिए 101 का है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस जो है कि अक्षर से निरूपित किया जाता है, किस अक्षर से निरूपित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सी से निरूपित किया जाता है। किससे, सी से। नेक्स्ट देखिए 102 का बताइएगा आप लोग कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। आवर्धन का एसआई मात्रक मेरे प्यारे बच्चों मात्रक विहीन होता है। ये जो है ना, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो मात्रक अर्थात एसआई मात्रक होता है ना, वो क्या होता है, मात्रक विहीन, अर्थात उसमें मात्रक नहीं होता है। और ये प्रश्न 2019 में, 2021 में और 2022 में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। 103 का बताइएगा कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का क्या होता है, फोकस दूरी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, धनात्मक होता है। 104 का बताइएगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं, सीधी रेखा को क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष। ठीक है, 105 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल, ठीक है, जल उठता है। अर्थात क्या है जो जल उठता है, कागज जलना शुरू हो जाता है, पत्थर, लोहे के चूर्ण या फिर बालू के कण। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज। ठीक है, क्या हो जाए है, समझिएगा कि सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है उसको अगर एक जगह केंद्रित किया जाता है संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा, उसके वजह से जो ऊष्मा उत्पन्न होता है तो इसके कारण कागज जलना शुरू हो जाता है। आप लोग देखते होंगे जब औजार बॉक्स खोलिएगा ना, ड्राम बॉक्स, तो उसमें एक इस तरह का होगा, आप समझ गए होंगे। देखिए इस तरह से होता है, आप लोग इसको पकड़ते हैं, ठीक है, नहीं दिखा क्या, चलिए देखिए इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखे होंगे औजार बॉक्स में होता है। हम लोग यहाँ से सूर्य का प्रकाश लाते हैं और एक वस्तु पर अगर डालते हैं तो वो क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है। नहीं होता है, देखे होंगे औजार बॉक्स में इस तरह से होता है स्टूडेंट, लेंस टाइप का। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या किया जाता है, सूर्य के प्रकाश को एक जगह एकत्रित किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कागज जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 106 नंबर का कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताइए कि किस दर्पण से जो है कि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त होता है, तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा जो है प्रतिबिंब वो क्या बनेगा, है ना, यहाँ पर वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, चलिए 107 का जवाब दीजिएगा आप लोग कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब यही हुआ कि हेडलाइट, आप देखेंगे ना गाड़ी का हेडलाइट है, हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हेडलाइट में ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 2020 और 2021 में यह प्रश्न बन चुका है। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा, 108 नंबर का प्रश्न होगा कि वाहनों के साइड मिरर, पीछे देखने के दर्पण, पीछे देखने के दर्पण जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइड मिरर में किस दर्पण का, ठीक है स्टूडेंट, में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। याद रखिएगा आप लोग कि साइड मिरर में केवल, जैसे आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पीछे कैसे देखते हैं, आईना में देख लेते हैं ना पीछे, तो उसी को हम लोग कहते हैं साइड मिरर। साइड मिरर में केवल उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बाकी हजामत में, डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है, सब जगह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, केवल किसमें, साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाकी जो है ना हेडलाइट में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। केवल जो है कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 109 नंबर का है कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र कई बार 5 नंबर में भी पूछ जाता है, दीर्घ उत्तरीय में। तो ये प्रश्न देखिए 20 में, 21 में और 23 में पूछा गया है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/b + 1/u = 1/f, यही क्या है, दर्पण सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट, यही क्या है, दर्पण सूत्र है। चलिए 110 का आप जवाब दीजिए कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है, वह क्या कहलाता है, तो वह लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, लेंस। ठीक है, अगला बताइएगा 111 का कि उत्तल लेंस को कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का,
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। 112 का है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होते हैं या फिर 2 या 3 होते हैं, ठीक है। तो 112 का होगा 2 होते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 होते हैं, भूलेंगे नहीं। स्टूडेंट अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत मैं केवल आप लोगों के लिए करता हूं ताकि आप लोग अच्छा नंबर से पास कर सकें और जल्दी जल्दी स्टूडेंट आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पुराइए, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो उसे हम लोग प्रकाशित केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशित केंद्र। 114 का कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है, समांतर किरण आपतित होती है तो क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 115 का कि लेंस में कितने फोकस होता है? तो लेंस में मेरे प्यारे बच्चों 2 फोकस होता है। कितने फोकस होता है? 2। 116 का कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मेरे प्यारे बच्चों डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। 2020 में, 22 में, 23 में और 26 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए 170 का जवाब दीजिए। 117 का कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमेशा धनात्मक होगा। उत्तल लेंस की जो क्षमता है ना वो धनात्मक होती है। 118 का कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक होती है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस का धनात्मक, ओ से अवतल, ओ से जो है ना क्या, ओ से तो ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि अवतल लेंस ऋणात्मक और उत्तल लेंस धनात्मक होता है। समझ में आया? बिल्कुल आप लोगों को ये चीज़ याद रखना होगा। ऐसा नहीं कि कल होके कन्फ्यूज़ कर जाए और वहाँ गलती सलती टिक मार के चला आइएगा, फिर कहिएगा सर तैयारी किए अच्छा मार्क्स नहीं आया, बहुत दुख वाली बात है, ठीक है, इसीलिए याद कर लेंगे। चलिए 119 का कि प्रकाश गमन करता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश गमन करता है, कैसे गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला जवाब देने का प्रयास कीजिए। 120 नंबर का कौन सा जवाब देंगे आप लोग? 120 नंबर का कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो एक उत्तल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रतिबिंब ऐसा कंडीशन में कहाँ बनेगा? तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वह वस्तु की ही ओर बनेगा, यानी उसी वस्तु की ओर बनेगा, जिस तरह वस्तु है ना उधर ही बनेगा। क्या? तो क्या बनेगा? आप खुद जानते हैं, प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगला जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग। कितना नंबर का? 121 का कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? दर्पण की जो फोकस दूरी है ना वो क्या होगी? तो याद रखिएगा 120 सेंटीमीटर होगी। दर्पण की दूरी कितना होगा? 120 सेंटीमीटर। चलिए अब देख लेते हैं 122 का। आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 122 का कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 122 का। 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर होगा। अगला है यहाँ पर कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। 124 नंबर का है स्टूडेंट कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्रकाश के किरण होता है ना स्टूडेंट, उसके समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हम लोगों का 125 नंबर का कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो उस चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। अगला है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है स्टूडेंट? तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था ना कि जो आवर्धन होता है ना उसका एसआई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए आप लोग को मैंने अभी इधर को एक सवाल भी कराया था, उसमें आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं दिया था, ठीक है, इसलिए आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं है, ठीक है। 127 नंबर का है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को
ठीक है, एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो कैसी होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो काल्पनिक होगी। क्या होगी? काल्पनिक। 128 नंबर का है कि किसी लेंस की क्षमता -2D अर्थात 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो याद रखिएगा आप लोग माइनस का 0.5 मीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए 129 का कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये चमकता भी ज़्यादा है। 130 का है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को मेरे प्यारे बच्चों अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और ये प्रश्न 2020 और 21 में बन चुका है। ठीक है, चलिए अब कौन सा जवाब दीजिएगा आप लोग। 131 का जवाब दीजिए कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। यानी कि वह दर्पण कौन है जिसमें कि सीधा प्रतिबिंब जो है कि प्रतीत होता है, तो वह कौन सा दर्पण है, याद रखिएगा ये तो समतल अथवा उत्तल होगा। ठीक है, या तो समतल होगा और नहीं तो क्या होगा, उत्तल होगा। तब उसमें क्या होगा, तो जो दर्पण बनेगा ना अर्थात प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा प्रतीत होती है। 132 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये 2020 में पूछा गया था। अगला है 133 का कि तेलीय कागज होता है, जो तेल लगा हुआ कागज होता है ना वो क्या होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभासी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पारभाषिक होता है। ठीक है, पारभाषिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा तेल लगा हुआ कागज क्या होता है, पारभाषिक होता है, इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है 134 का कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी मेरे प्यारे बच्चों फोकस दूरी होती है अनंत। ठीक है, अनंत पर होती है। अगला है 135 का कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। कहाँ पर रखा जाए, ध्रुव पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, या फिर वक्रता केंद्र पर रखा जाए, या फिर फोकस पर रखा जाए। तो 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 135 का ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर रखा जाए। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा 136 का स्टूडेंट। अब आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे 136 का कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है मेरे प्यारे बच्चों। किससे, तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बताइए कैसा होता है, सीधा तथा आवर्धित होता है, उल्टा तथा अवर्धित होता है, या फिर सीधा तथा हाश्रित अर्थात छोटा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट है 137 का कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो पित्तल का। किसका, पित्तल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 138 का बताइए कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। यह गोलीय दर्पण मेरे प्यारे बच्चों कैसा है, तो जो होना चाहिए इसका राइट आंसर यहाँ दिया ही गया नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ दिया गया नहीं है 138 का। चलिए अब कौन सा होगा 100 मेरे प्यारे बच्चों 39 का होगा कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। जो तालाब होता है ना उसका जब आप लोग गहराई देखिएगा तो कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है अपवर्तन होता है ना, इसीलिए जो है कि आपको ऐसा दिखता है। 140 का है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है, तो याद रखेंगे आप लोग कि ऋणात्मक होती है। मैंने बताया भी था ना, ऋणात्मक होती है। 141 नंबर का प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही होगा। अर्थात ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा कि r बराबर 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r बराबर 2f, यही सही होगा। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं स्टूडेंट, मात्र 3 प्रश्न बचा है, इसके बाद हम लोग का ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए
ठीक है, फिजिक्स का अध्याय 2 और केमिस्ट्री का वीडियो जो बचा हुआ है वो मैं लाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि रखिएगा आप लोग। चलिए बताइएगा कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य अपवर्तित, ठीक है स्टूडेंट, जो ये त्रिज्य है वो आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, यह कैसा व्यवहार करेगा, तो याद रखिएगा अवतल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, जैसा अवतल लेंस व्यवहार करता है ना वैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, चलिए 143 का अब आप लोग जवाब देंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का कि प्रकाशित माध्यम, क्या स्टूडेंट, प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाशित जो माध्यम है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने 150 प्रश्न कहा था, लेकिन बाकी के जो प्रश्न है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। 144 ही रहने दीजिए, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक प्रश्न का तैयारी कर लीजिए, और जो बचा खुचा है इधर उधर वो भी प्रश्न का तैयारी कर लेंगे, यानी कि पार्ट 1 वाला भी कर लेंगे, और पार्ट 2 में जो अभी मैंने बताया इन प्रश्नों को तैयारी करके आप लोग बैठिए एग्जाम में। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 4 से 5 नंबर का तो ज़रूर फंसेगा। ठीक है, हो सकता है 2 को भी फंस जाए, 3 को भी फंस जाए, 5 को 6 को भी फंस जाए, लेकिन इस चैप्टर से फंसेगा ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।